अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल एक्सेल फॉर डाटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के सिलसिले में सेशन 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो चलें अपने एलएमएस की तरफ चलते हैं। मैंने गूगल क्रोम पे क्लिक किया। ये गूगल क्रोम सिंक्रोनाइज्ड है मोहम्मद अब्दुल राफे जिनके पास स्टूडेंट के राइट हैं। अब मैं यहाँ अपने एलएमएस का यूआरएल टाइप करूँगा lms.saims.cloud एंटर। जब एलएमएस स्टार्ट हुआ तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट पहले से लॉगिन हो तो डैशबोर्ड नज़र आता है, और अगर पहले से लॉगिन ना हो तो होम पेज पे जाके लॉगिन करना पड़ता है। इस वक्त लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने लॉगिन किया हुआ है। हाँ, अलबत्ता यहाँ से अगर लॉग आउट हो जाएं तो इसके बाद दोबारा काम करने के लिए लॉगिन करना होगा। डेटा एनालिटिक्स पे क्लिक किया और आज हमें सेशन 2 पे काम करना है। सेशन 2 के शुरू में एक वीडियो क्लिप मौजूद है। ये वीडियो क्लिप मेरा बनाया हुआ नहीं है, कहीं से मैंने इसे डाउनलोड किया है, और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। Welcome to the first section of this training. In this section, hold it, you see the sheet logo or sheet symbol, and then move to where you want to move and drop it like this. As you can see, we move sheet 7. तो आपने देखा कि ये वीडियो क्लिप आपके लिए बहुत सारी बुनियादी मालूमात फराहम कर सकता है। इसको तफसील से देखिए। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ मेरी डेवलप की हुई हैं, जैसे कि स्क्रीन लेआउट। एक्सेल का स्क्रीन लेआउट यहाँ मौजूद है। ये एक लर्निंग एक्टिविटी है जो बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए तैयार की है। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि एक्सेल के यूज़र इंटरफेस के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके नाम और फंक्शन क्या क्या हैं। मसलन मैं देखना चाहता हूँ कि ये सबसे ऊपर जो ये पोर्शन है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। उसके फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप ये पूरी एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये एक्टिविटी जब आप कंप्लीट करें और वापस सेशन 2 में जाना चाहें तो इस पेज के ऊपर जो ये ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डेटा एनालिटिक्स कोर्स का नाम है, ये सेशन 2 और ये मौजूदा एक्टिविटी, इस पूरे पोर्शन को हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं। तो ब्रेड क्रम्स पे हम फिर से सेशन 2 में चले जाते हैं, और सेशन 2 में जाने के बाद अब यहाँ पे एक छोटा सा क्विज है। ये क्विज आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल 2 सवाल हैं इसमें, लेकिन इस क्विज में जो सवाल पूछे गए हैं उनका ताल्लुक ये ऊपर नज़र आने वाली वीडियो से है। तो वीडियो देखने के बाद ये क्विज आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक और छोटा वीडियो क्लिप है जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सेल शॉर्टकट्स की बात की गई है, और उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पे एक्सेल शॉर्टकट्स ये फ्लिपकार्ट सेल्फ लर्निंग इंटरेक्शन के नाम से है। ये आपको सेल्फ लर्निंग है तो खुद करना है। मैंने क्लिक किया, पॉपअप ऑन हुआ। इसको मैक्सिमाइज करना है, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ कार्ड हैं। किसी भी कार्ड पे क्लिक किया जाए तो उसका पर्पस वहाँ लिखा हुआ आ जाता है। इनमें से बहुत सारे आपको आते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको शायद ना आते हों। मिसाल के तौर पे कंट्रोल शिफ्ट एल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये टॉगल फिल्टर्स ऑन ऑफ फॉर द सिलेक्टेड डेटा रेंज। अभी हम यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन ये आपको सिखाया जाएगा, मगर इनके शॉर्टकट के बारे में अभी से आपको बताया जा रहा है। ये एक्टिविटी जो यहाँ आपको नज़र आ रही है ये भी मैंने आपके लिए डेवलप की है, और इसके लिए डीप सीक एआई की मदद हासिल की है। बुनियादी तौर पे डीप सीक ने ये एक्टिविटी आपके लिए डेवलप की है। मैं इसे बंद कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है आपको तफसीलन इसे देखना है। जब आप शॉर्टकट से आगाह हो जाएंगे तो ये चेक करने के लिए कि क्या आपको सही तौर पे याद है या नहीं, यहाँ मैंने 2 एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं। पहली है एक्सेल शॉर्टकट्स ड्रैग एंड ड्रॉप प्रैक्टिस क्विज 1, इसी तरह प्रैक्टिस क्विज 2 भी है। इसे भी देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मुख्तलिफ डेफिनेशंस या डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं।
और यहाँ पे आप नीचे से एक टाइल कह लें या लेबल कह लें, इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाना है। मसलन अप्लाइज करेंसी फॉर्मेट टू सिलेक्टेड सेल्स, तो ये शॉर्टकट है जिसकी मदद से करेंसी फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है। तो ये मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा है अप्लाइज और रिमूव्स बोल्ड फॉर्मेटिंग। ये बहुत आसान है, हम सबको ही तकरीबन पता होता है। कंट्रोल बी के ज़रिए से एक दफ़ा क्लिक करने पे, सपोज करें कि मैं यहाँ गलती से कंट्रोल सी यहाँ ले आया हूँ। बहरहाल इस तरह करने के बाद जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हमारी सही हैं। इस हिसाब से हमें 5 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन मार्क्स 4 मिले हैं। उसकी वजह यह है कि 5 मार्क्स मिलने के बाद एक गलती जो हमसे हुई है, जो यहाँ नज़र भी आ रही है हमें रेड मार्क के साथ, इसका 1 मार्क डिडक्ट हो गया है। तो इस रूल के तहत ये काम हुआ है। रिट्राई करके हम इसे दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम अपने सेशन 2 टाइल की तरफ वापस जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि अभी मज़ीद क्या कुछ इसमें बाकी है। तो देखिए यहाँ पे एक सेल रेफरेंसेस के नाम से वीडियो मौजूद है, वीडियो क्लिप मौजूद है। जब आप इस वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सेल के फॉर्मूला में 3 तरह के सेल रेफरेंस यूज होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और सेमी एब्सोल्यूट। तो ये आप देखिए और इससे आपको काफ़ी आइडिया होगा। लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा मजबूत तौर पे आपके जहन नशीन कराने के लिए एक प्रैक्टिकल मौजूद है। ये प्रैक्टिकल 3 हिस्सों पे मौजूद है। पहले हिस्से में आप डाउनलोड करेंगे एक्सेल की फाइल को, फिर एक पीडीएफ फाइल है। इस पीडीएफ फाइल से आपको पता चलेगा कि आप अपनी एक्सेल की फाइल को किस शक्ल में लेकर आएंगे। मैं आपको करके भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद ये असाइनमेंट 2.1 है, जो वेडनेसडे 7 मई 11:59 इसका टाइम है। उससे पहले पहले हमें ये फाइल जो हम एक्सेल में बनाएंगे वो अपलोड भी करनी होगी। तो चलिए डाउनलोड से इब्तिदा करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक किया। अब ये फाइल डाउनलोड हो रही है, लेकिन इसको कहीं भी कॉपी नहीं करना है, बल्कि आप अपने कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में जाएं और वहां अपने नाम से एक फोल्डर बनाएं। यहां मैं राइट क्लिक करता हूं और फिर न्यू पे क्लिक करता हूं। अगर हम चाहें तो यहां से भी फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो ये न्यू फोल्डर का बटन भी मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स में जो नया फोल्डर बनाना है हमें अपने नाम से बनाना है, लेकिन मैं चूंकि सुहेल नहीं बल्कि राफे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं राफे के नाम से ये फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर बन गया एंटर करते ही, और फिर एक और एंटर करने पे ये खुल गया और ये डेप्रिसिएशन के नाम से ये फाइल सेव भी हो गई। जब ये फाइल सेव हो जाए तो आप इस फाइल को यहीं से ओपन कर सकते हैं और ये फाइल एक्सेल में ओपन होगी। जो लोग मोबाइल यूज़ करेंगे, अगर उनके मोबाइल में एक्सेल नहीं है तो वो फर्दर काम नहीं कर सकेंगे। वैसे भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो कम से कम लैपटॉप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कोई भी काम करना हो तो उस काम को करने के जो टूल्स होते हैं वो टूल्स आपके पास बहरसूरत मौजूद होने चाहिए। तो चलें अब इस फाइल को देखते हैं। नेट पे आई है तो इसमें इनेबल एडिटिंग का बटन दबा के ही मज़ीद काम किया जा सकता है। और अब इस फाइल को हम एक दफ़ा सेव भी कर लेते हैं। सेव क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारे पास तो ये डेप्रिसिएशन के नाम से आई है, लेकिन हम इसको सेव करेंगे उस नाम से जिस नाम से हम इसको अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ सेव नहीं बल्कि फाइल और फिर सेव एज पे क्लिक करना होगा, ब्राउज में जाना होगा और अपने फोल्डर में हम मौजूद हैं, यानी राफे नामी फोल्डर में। आप जो काम करें वो अपने फोल्डर में काम करें, और ये भी याद रखें कि चूंकि आप कॉलेज के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लिहाजा जब काम कंप्लीट हो तो घर जाने से पहले जो फाइलें आपने बनाई हों या जो फाइलें आपने डाउनलोड की हों वो या तो खुद को मेल कर लें या अपने गूगल ड्राइव में
उस फोल्डर को कॉपी कर लें। बहरहाल मैं यहाँ डेप्रिसिएशन के नाम से इसको सेव नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे A2 के नाम से सेव कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेकंड असाइनमेंट है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा राफे। तो ये राफे, यहाँ आप वो नाम लिख सकते हैं जो आपने अपने LMS में लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम लिखा था। तो इनका जो नाम था वो स्मॉल r से था, आपका भी यूज़र नेम स्मॉल से ही होगा। दोबारा से मैंने लिखा राफे और 786, तो यहाँ आपने अपना यूज़र नेम लिख दिया। असाइनमेंट 2 राफे 786। एहतियातन अगर आप चाहें तो अपना GR नंबर भी लिख दें, मसलन 0034, और उसके बाद इस फाइल को सेव कर दें। अब इस नाम से ये फाइल जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस फाइल को अपलोड करेंगे असाइनमेंट के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम अपने LMS पे जाके देखते हैं कि दूसरी फाइल हमारे पास कौन सी है जो हमें डाउनलोड करनी है। ये PDF फाइल है, इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड नहीं होगी बल्कि ओपन हो जाएगी पॉपअप में। पॉपअप को हम मैक्सिमाइज कर लें तो यहाँ हमारे पास डाउनलोड का भी ऑप्शन है। अगर हम इसे भी डाउनलोड करना चाहें तो क्लिक करें और ये डेप्रिसिएशन फाइनल के नाम से सेव होगी, लेकिन ये PDF फॉर्मेट में सेव होगी। तो इस फाइल पे ज़ाहिर है हमें कोई काम नहीं करना, बस यहाँ से देखना है कि फाइल की शक्ल किस तरीके से हमें लेकर आनी है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि इस शक्ल में ये फाइल हमें चाहिए। ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डेप्रिसिएशन, फिर कॉस्ट, सैल्वेज और उसके बाद लाइफ लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो और हम मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमने 1,00,000 रुपए या 100,000 रुपीज़ में ख़रीदी थी और 5 साल बाद हमने उसे 10,000 रुपीज़ में सैल्वेज कर दिया, या ये कि उर्दू में अगर हम कहें तो कबाड़ में उसको बेच दिया मामूली सी कीमत के ऊपर। अब ये जो कीमत की कमी है, यानी 90,000 रुपीज़ 5 साल में इसकी कीमत कम हुई है, तो ये देखने के लिए कि हर साल कितनी कमी हुई है, इसमें कई मेथड होते हैं। आप देखेंगे एक मेथड आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, और यहाँ पे आपको ये भी नज़र आएगा कि यहाँ 18,000 हर साल 18,000 की चेंज 80,000 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन होती रही। डिक्लाइन बैलेंस मेथड में आप देखेंगे कि 36,000 की पहली डेप्रिसिएशन है, तो ये फास्ट डेप्रिसिएशन है। पहले साल में ज़्यादा डेप्रिसिएशन कर दी, फिर डेप्रिसिएशन आगे कम होती चली जा रही है। होना तो बहरहाल आखिर में जाके 90,000 ही है। और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस जो है वो और ज़्यादा फास्ट मेथड है। इस मेथड में अगर आप नोट करेंगे तो 40,000 रुपीज़ पहली डेप्रिसिएशन और आखिरी डेप्रिसिएशन सबसे कम है। सम ऑफ एयर्स डिजिट मेथड में आपको नोट करना होगा कि 30,000 के बाद 24,000 है, यानी 6,000 रुपये कम हुए, और 24 के बाद 18 है, तो यहाँ भी 6,000 ही कम हुए, और फिर मज़ीद 6,000 कम हुए, और फिर मज़ीद 6,000 कम हुए। तो इन तमाम पैटर्न्स के लिए कुछ फंक्शंस एक्सेल के पास मौजूद हैं। याद रखें, फंक्शन एक्सेल के वो फार्मूले होते हैं जो एक्सेल में बिल्ट इन हैं या पहले से बने हुए हैं। मसलन सम है या डिफरेंस है। जी डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस नाम का कोई फंक्शन एक्सेल में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया जहाँ का हर फार्मूला एक्सेल में मौजूद नहीं है। कुछ हैं जो हैं वो आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो चलें, इन फंक्शन से इस्तेफ़ादा करने की खातिर हम एक्सेल की तरफ चलते हैं, और ये मैं इसको क्लोज़ नहीं करता हूँ, खुला रहने दें इस फाइल को, क्योंकि बार बार इसे हमें देखना होगा। मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ और अब ये एक्सेल हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये कॉस्ट, सैल्वेज और लाइफ लिखा हुआ है। सैल्वेज का S यहाँ स्मॉल है, मैं इसको
कैपिटल कर लेता हूं। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पहले थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि फॉर्मूला देखने में आपको आसानी हो। फॉर्मूला लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि मैं डबल क्लिक करूँ। डबल क्लिक करने के बाद अब इसी सेल में फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आएगा, जिसे आप भी आसानी से देख सकेंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा इक्वल टू, और स्ट्रेट लाइन के लिए SLN। देखिए मैंने स्मॉल s लिखा तो s से शुरू होने वाले सारे फंक्शन आ गए। फिर उसके बाद मैंने l लिखा तो s और l वाले दो फंक्शन हैं, स्लोप और SLN। SLN पे डबल क्लिक करना है, एंटर नहीं करना, डबल क्लिक करना है। अब ब्रैकेट स्टार्ट हो गया और ब्रैकेट के अंदर हमें तीन चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करनी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉस्ट, सैल्वेज और लाइफ। ये तीन चीज़ें SLN फंक्शन के आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स आप कह सकते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन फंक्शन को कैलकुलेशन के लिए तीन चीज़ों का डाटा चाहिए, कॉस्ट, सैल्वेज और लाइफ। अब मैं यहाँ पे कॉस्ट की जगह 100,000 लिख सकता हूँ, सैल्वेज की जगह 10,000 लिख सकता हूँ और लाइफ की जगह 5 लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ मेरे पास सेल मौजूद हैं, उनमें ये मैटर लिखा हुआ है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ एक गलती और पॉइंट आउट हुई है कि यहाँ 100,000 की जगह 10,000 लिखा है, बाद में इसको भी ठीक करेंगे। तो इस पर क्लिक कर दिया, B5, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर ये हमारी सैल्वेज वैल्यू है 10,000, फिर एक और कॉमा लगाया और फिर उसके बाद लाइफ। तो आप देख सकते हैं कि ये तीन नंबर नीचे फॉर्मूला में जिस जिस फॉन्ट कलर में नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी हाईलाइट होकर नज़र आ रहे हैं। शिफ्ट दबा के 0 की को प्रेस करें तो उसके ऊपर ये ब्रैकेट क्लोज करने के लिए या पैरेंथेसिस क्लोज करने का ऑप्शन होता है। अब हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन एंटर करने के लिए मैं इस दफ़ा एंटर की यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि ये फॉर्मूला बार में एक ग्रीन कलर का टिक का निशान है, ये भी एंटर है। इस पर मैंने क्लिक किया तो एंटर हो जाएगा और मेरा पॉइंटर नीचे नहीं जाएगा। मैं चाहता भी पॉइंटर को यहीं रखना हूं, तो यहां से मैंने एंटर किया, अब ये 0 आ गया। ये कैसी डेप्रिसिएशन? हाँ, इसकी वजह बहुत सिंपल है। ऊपर हम एक 0 हमने कम लगाया है, यानी जितने की ली थी उतने की ही कोई चीज़ 5 साल बेच दी, तो ज़ाहिर डेप्रिसिएशन तो उसमें हुई नहीं। तो चलिए अपनी इस मिस्टेक को दूर करते हैं। यहाँ क्लिक किया और ऊपर फॉर्मूला बार में जाके 0 का इजाफा करके एक दफ़ा एंटर कर दिया। इस दफ़ा मैंने एंटर की के ज़रिए किया। ये क्या कोई मिस्टेक हो गई? नहीं जनाब, मिस्टेक नहीं हुई है। जब हैश आ रहे हों इस तरह के, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई नंबर आना चाहता है, लेकिन उस नंबर को पूरी जगह नहीं मिल रही है, वो बड़ा नंबर है। याद रखिए, नंबर या तो पूरा नज़र आएगा या नज़र नहीं आएगा, हैशिस की सूरत में नज़र आएगा। ये नहीं होगा कि 50,000 को अगर जगह नहीं मिल रही है तो वो आपको 50 लिखा हुआ नज़र आए या 500 लिखा हुआ नज़र आए। या तो पूरा 50,000 लिखा हुआ नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा। अब क्या करें? तो बहुत आसान है, पिछली क्लास में भी बताया जा चुका है। हमें इस कॉलम की विड्थ बढ़ानी है। उसके लिए पॉइंटर पे नज़र रखिएगा। मैं इसे B और C के बीच में जैसे ही लाता हूँ तो ये रीसाइज का पॉइंटर है। इसकी मदद से मैं ड्रैग करके आगे या पीछे इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। सेल B पे इसके, कॉलम B पे इसके असरात होंगे। अभी और ज़रूरत है, तो ज़्यादा तरद्दुद में पढ़ने के बजाय हमारे पास ये मखसूस पॉइंटर जब मौजूद हो सेल रीसाइज का, अगर हम डबल क्लिक कर दें तो ऑटो फिट हो जाएगा, यानी जितनी ज़रूरत थी उस ज़रूरत के मुताबिक ये नंबर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे इस वक्त जो फॉर्मेट यूज़ हो रहा है ये करेंसी फॉर्मेट है, जिसमें डॉलर का निशान नज़र आ रहा है। मगर जो फॉर्मेट हमें यूज़ करना है वो डॉलर के निशान के बगैर यूज़ करना है, क्योंकि हम तो यहाँ पे रुपीस की बात कर रहे हैं। इसको चेंज करना कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ क्लिक किया मैंने और हमारे पास एक फॉर्मेट यहाँ मौजूद होता है। ये नंबर्स के फॉर्मेट हैं, इसमें कॉमा फॉर्मेट है, कॉमा स्टाइल भी कहते हैं या 1000 सेपरेटर भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से डॉलर ख़त्म हो गया और ये कॉमा आ गया, जिसे 1000 सेपरेटर कहा जाता है।
इसके साथ 2 डेसिमल प्लेसेस भी आ गई हैं। अगर डेसिमल प्लेसेस आपको नहीं चाहिए तो यहाँ आपको इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल मिलता है। अगर इंक्रीज डेसिमल कर दें तो 2 से 3 डेसिमल प्लेस हो जाएंगी, फिर जगह कम पड़ गई, फिर हमने ऑटो फिट किया। लेकिन हमें वैसे ज़रूरत नहीं है ऑटो फिट करने की, क्योंकि हमें डेसिमल प्लेसेस इतनी नहीं चाहिए, हमारा काम इस छोटे से सेल में हो जाएगा। बहरहाल इसको अगर आप चाहें तो दोबारा डबल क्लिक कर दें ताकि जितनी कम से कम जगह चाहिए थी उतनी मिल जाए इसे। मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, तमाम सेल तकरीबन एक जैसे नज़र आने चाहिए। तो ये 18,000 यहाँ लिखा हुआ आया है। किस वजह से लिखा हुआ आया है, मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इस फॉर्मूले की वजह से। SLN ये फंक्शन है और B5, B6 और B7 इसके आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट कॉस्ट, दूसरा सेल्वेज और तीसरा इसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। B5 में जो वैल्यू है, B6 में जो वैल्यू है, B7 में जो वैल्यू है, उनकी मदद से SLN कैलकुलेट हो जाएगा और हो गया है। अब हम इस फॉर्मूला को आगे कॉपी करेंगे और एक्सेल में जैसे कि आपको बताया गया है कि कोई फॉर्मूला अगर आप कॉपी करना चाहें तो Ctrl+C Ctrl+V पुराना तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल का अपना आसान तरीका है कि आप हैंडल ग्रिप करें और ड्रैग कर दें। हैंडल कैसे ग्रिप करें, ये पॉइंटर जो आमतौर पे हमारे पास होता है, बड़ा प्लस का निशान, इसे एक्टिव सेल के छोटे से बॉक्स के ऊपर लेकर आइए, ये अपनी शक्ल तब्दील करेगा। ये हैंडल का निशान है। इस हैंडल की मदद से आपको जहाँ तक ये फार्मूला कॉपी करना है इसे ड्रैग करते हुए आगे चले जाइए। आपको देख के हैरत हो रही होगी कि लाइफ 5 साल है और हम डेप्रिसिएशन छठे साल का भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी देर सब्र कीजिए। अब मैं छोड़ने वाला हूँ माउस को। अभी तक माउस पॉइंटर मैंने दबाया हुआ है, लेकिन छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा। ये डिवाइड ओवरफ्लो एरर है। डिवाइड ओवरफ्लो उस वक्त आता है जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है। क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ एयर 2 पे हम जाके अगर देखें तो यहाँ फॉर्मूला कॉपी हुआ है C5, C6, C7, और ये वो जगह हैं जहाँ ये तवक्को कर रहा था कि इसे डाटा मिलेगा, मगर ये जगह तो सारी ज़ीरो हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं एस्केप की दबा रहा हूँ ताकि इस फार्मूला एडिटिंग से बाहर आ जाऊँ। यहाँ पे आप देखेंगे एयर 3 में डबल क्लिक किया मैंने, तो यहाँ ये डाटा इस जगह तलाश कर रहा है। अब एक तो तरीका इसका ये हो सकता है कि हम इस डाटा को अगर कॉलम सी में भी कॉपी कर दें तो एयर 2 में भी हमें स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। अगर हम इन सारे सेल्स पे कर दें तो ये तमाम सेल्स पे डाटा मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि एक्सेल में इस तरह का डाटा यूज़ नहीं किया जाता। ये डाटा एनालिटिक्स के ज़बान में एक ख़राबी है जिसे कहा जाता है रिडंडेंट डाटा, यानी एक डाटा मुख्तलिफ जगहों पे अपेयर हो रहा हो, जिसकी वजह से बात सूरतों में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, यानी एक जगह कुछ वैल्यू दूसरी जगह कुछ और वैल्यू। तो डाटा सिर्फ एक ही जगह लिखा जाएगा और तब्दीली लाई जाएगी अपने फॉर्मूले में। पहले ये गलत फार्मूले जो यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे मैं डिलीट कर दूं। सेलेक्ट किया और डिलीट की दबा दी। अब ये जो फार्मूला था जो हमने डेवलप किया, मैंने यहाँ B5 पे पॉइंटर रखा हुआ है और एक दफ़ा F4 दबा दिया। इसे एब्सोल्यूट की कहा जाता है। ये दबाते ही आपने देखा कि B से पहले $1 आ गया और B के बाद भी $1 आ गया, या ये कहिए कि रो नंबर से पहले और कॉलम नंबर से पहले दोनों जगह $1 का निशान आ गया। की हमने यूज़ की है F4 की। अब अगर आप परेशान हो रहे हैं इस F4 की से तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप खुद से $साइन इसी तरह से लिख दें B से पहले और 5 से पहले, तो भी ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा। एब्सोल्यूट होने का मतलब ये है कि जब आप इस सेल को आगे कॉपी करेंगे, यानी कॉलम सी में या कॉलम डी में या कॉलम ई में, तो बी अपनी वैल्यू चेंज करके CDE नहीं बनेगा, बल्कि $B ही रहेगा। एब्सोल्यूट का मतलब ना तब्दील होने वाला। अगर B6 को देखें तो ये एक सेल रेफरेंस है
इसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस कहेंगे, क्योंकि अगर इसको हम आगे कॉपी करेंगे तो ये B6 की जगह C6, D6, E6 कॉपी होगा। मगर इसे भी हमें एब्सोल्यूट बनाना है तो वही F4 की, और ये भी एब्सोल्यूट हो गया। B7 अब तक रिलेटिव है, इसे भी एब्सोल्यूट बनाना है, क्योंकि ये डाटा सारा का सारा आप जानते हैं कि कॉलम बी में मौजूद है। B7 को एब्सोल्यूट बनाने के लिए F4 पे क्लिक किया और अब यहाँ एक दफ़ा फिर से एंटर कर दिया, और इस फॉर्मूला को जब मैंने आगे कॉपी किया तो आपने देखा ये कॉपी होता चला गया। और कॉपी होने के बाद आप ने ये भी नोट किया कि छठे साल का भी डेप्रिसिएशन इसने 18,000 कैलकुलेट कर दिया, जो दरअसल गलत है। आसानी के लिए हम इनका टोटल कैलकुलेट कर देते हैं, और टोटल कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये सारी चीज़ें, सारे सेल हमने सेलेक्ट किए और यहाँ ऑटो सम पे जाके सम का बटन हमने दबाया, तो यहाँ इन सारे कॉलम्स का सम आ गया 1,08,000 रुपये, 108,000 रुपीज़, जबकि डेप्रिसिएशन टोटली 90,000 की हुई है। तो ये एक मिस्टेक है। बहरहाल ये हमने सिर्फ चेक करने के लिए एयर 6 रखा था कि इनमें से कौन कौन से मेथड जो है इस बात को समझते हैं कि छठे एयर में डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं होगी, ज़ीरो होगी या नहीं होगी, और कौन सा मेथड ऐसा है जो इसका शऊर नहीं रखता। तो हमें पता चला कि हमारा मेथड, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, ये काम ना कर सका। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में हमने लिखने के बजाय ये मेथड की जो हेडिंग थी यहाँ लिख लिया। तो इसका तरीका अब हम एक और इख्तियार करते हैं कि इस जगह पे हमने सेल रखा और राइट क्लिक किया और डिलीट पे क्लिक किया। अब ये सेल डिलीट होते वक्त हमसे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल्स लेफ्ट या शिफ्ट सेल अप। तो यहाँ मैंने शिफ्ट सेल अप सेलेक्ट किया। अब मैं ओके करूँगा तो ये सेल जो सिलेक्टेड है ये डिलीट होगा और इसके नीचे के तमाम सेल एक एक रो ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह मेथड रो नंबर 11 में आ गया और ये गलती अब ठीक हो गई कि ये सारा कुछ एक ही लाइन में आ गया जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन से मुताल्लिक चीज़ थी। अब उसके बाद आप मेथड यहाँ लिखा रहने दें या इसको हटा भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर इसके बाद डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। डिक्लाइनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है DB। डबल क्लिक करके एडिट मोड में मैं आ गया हूँ और अब यहाँ DB लिखना है, लेकिन DB लिखने से पहले इक्वल टू लिखना ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट DB लिखेंगे तो आप देखें यहाँ कोई फंक्शन आपकी मदद को पेश ना होगा। तो DB से पहले इक्वल टू। दरअसल एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला आपको लिखना हो या कोई भी फंक्शन यूज़ करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि इक्वल टू से स्टार्ट करें। अब मैंने D लिखा तो D से शुरू होने वाले बहुत सारे फंक्शन, और B लिखा। नोट करें मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ जब मैं DB पे डबल क्लिक करूँगा तो ये हमें कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। अब इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ कॉस्ट, सैलवेज और लाइफ, ये तीन पैरामीटर्स तो मौजूद हैं। एक पैरामीटर, चौथा पैरामीटर पीरियड का है और लास्ट में मंथ वाला भी है, जो ब्रैकेट के अंदर होने की वजह से हमें ये बता रहा है कि ये ऑप्शनल है और हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और देखिए वही बात है कि चूंकि ये हम आगे भी फार्मूला कॉपी करेंगे तो इसको भी साथ ही साथ मैंने एब्सोल्यूट बना लिया, यानी F4 की दबाई, उसके बाद कॉमा। अब मुझे लाइफ देनी है तो लाइफ पे क्लिक किया और फिर F4 दबा के इसको भी मैंने एब्सोल्यूट किया, फिर कॉमा, और उसके बाद फिर मैंने इस 5 पे क्लिक किया जो कि असल में लाइफ है, और इसको भी मैंने F4 दबा के एब्सोल्यूट कर लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें मज़ीद प्रोवाइड करनी है, एयर। एयर की जगह पहले मैं कॉमा लगा लूँ।
एयर की जगह हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, जिस साल का भी मालूम करना हो, क्योंकि ये हर साल का मुख्तलिफ होगा। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि तमाम सालों का एक यकसा हो, तो यहाँ इसे पीरियड बताना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने इसी वजह से ये 1 2 3 4 5 अलग अलग सेल में लिखे हैं। अगर मैं चाहता तो आसानी के लिए एयर 1 लिख देता, मगर फिर वो कैलकुलेशन में यूज़ नहीं हो पाता, वो लेबल बन जाता। तो अब 1 लिखने के बजाय मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं क्या करूँ, एब्सोल्यूट बना दूँ। एब्सोल्यूट बनाने से एक प्रॉब्लम हो जाएगा, चलें पहले देख लें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर इसको रिमूव भी कर देंगे। तो तमाम सेल एब्सोल्यूट हो गए हैं। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, ये गलती से एंटर की पे कई दफ़ा मेरा हाथ पड़ा, तो ये एंटर हो गया। जगह यहाँ कम पड़ रही है, क्यों कम पड़ रही है? इसलिए कि ये भी डॉलर या करेंसी फॉर्मेट में आ रहा है। पिछली दफ़ा आपको बताया था कि आप ऑटो फिट से इसको सही कर लें, लेकिन क्यों ना हम इसका फॉर्मेट ही सही कर दें जो हमें चाहिए, तो शायद ये इसी वेट पे नज़र आ जाए। कॉमा पे क्लिक किया, अभी भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डेसिमल प्लेसेस 2 दफ़ा कम करेंगे तो ये हमें नज़र आ जाएगा। तो वेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 36,900 आ गया। इसको ड्रैग करते हैं कहाँ तक, करना तो यहाँ तक है, लेकिन छठे साल में भी देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। तो इसने भी छठे साल तक कैलकुलेट कर दिया, और स्ट्रेट लाइन वाले तरीके से यहाँ पे भी सब जगह जो है वो एक ही अमाउंट यानी 36,000 आ रहा है। अगर हम इसका सम करें या ये सम वाला फॉर्मूला हम यहाँ नीचे कॉपी कर लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ तो डेप्रिसिएशन जो टोटल आ रहा है 2,21,000 रुपये आ रहा है, जबकि चीज़ तो खरीदी ही सिर्फ 1,00,000 रुपये या 100,000 में खरीदी गई थी। कोई मिस्टेक हुई है, बड़ी हल्की सी मिस्टेक थी। वजह यह है कि आप देखिए कि ये 3 फिगर हमें कॉलम बी से उठाने हैं। पहले साल का जो पीरियड हमें उठाना है वो भी इसी कॉलम से उठाना है, लेकिन दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल के पीरियड हमें कॉलम सी डी ई से उठाने हैं। फॉर्मूला को देखें तो हमने फॉर्मूला में इसे भी एब्सोल्यूट कर लिया था। इसे एब्सोल्यूट नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करें, इसे रिलेटिव रखना है, ताकि आगे वाले कॉलम्स में ये B11 के बाद C11, D11, E11 इस तरह से कॉपी हो। एब्सोल्यूट बनाने के लिए F4 दबाया था, उसी F4 को दोबारा बनाएं तो ये रिलेटिव बन जाएगा, लेकिन पहली की पे नहीं होगा। पहली दफ़ा जब मैंने इसको दबाया तो अब आप देखिए यहाँ पे B जो है वो रिलेटिव है और 11 एब्सोल्यूट है। यानी अगर इस फॉर्मूले को हम नीचे कॉपी करेंगे तो लाइन नंबर 11 की जगह 12 नहीं आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर हमने राइट पे कॉपी किया तो B की जगह C D E आता चला जाएगा। तो एक दफ़ा F4 दबाने से ये सेमी एब्सोल्यूट बन गया। सेमी एब्सोल्यूट में ये भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे है कि रो रिलेटिव है, सॉरी कॉलम रिलेटिव है और रो एब्सोल्यूट है। अगली दफ़ा अगर F4 दबाएं तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। अब आप देखेंगे कि कॉलम एब्सोल्यूट हो गया है, जबकि रो नंबर 11 एब्सोल्यूट नहीं है, यानी रिलेटिव है। इस फॉर्मूला को अगर हम राइट की तरफ कॉपी करेंगे तो हर जगह $B ही आएगा, कॉलम नंबर तब्दील नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे की रोज में इसको कॉपी करते गए तो ये B11 की जगह B12, B13 सो ऑन सो फोर्थ ये होता चला जाएगा। तो एक दफ़ा और F4 दबा देते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये B11 टोटली रिलेटिव हो गया है। तो आपने देखा कि ये सेल रेफरेंस 4 किस्म के हमें नज़र आए। बुनियादी तौर पे 3 किस्म हम कहते हैं, यानी एक किस्म इसमें एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव है, और बीच की 2 फॉर्म्स जो हैं उन्हें हम सेमी एब्सोल्यूट या सेमी रिलेटिव कह सकते हैं। अब ये फार्मूला सही है, इस पर क्लिक किया, और अब जब हम इस फार्मूले को आगे तक कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे तमाम गलतियां जो थी वो इसने दूर कर दी हैं। हद ये कि छठे सेल के ऊपर आपने देखा कि ये एरर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इस फार्मूला को इतना शऊर है कि एयर 6 में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। यहाँ सम का फार्मूला था, लेकिन जब सम के फार्मूले में उसके आर्गूमेंट्स में कहीं एरर होगा तो ये भी एरर शो करेगा।
मगर ये सारे सेल आप सेलेक्ट करें तो यहाँ नीचे ये वाला लास्ट बार जो होता है स्टेटस बार कहलाता है, इसमें आपको यहाँ सम नज़र आ रहा है 89,997, यानी तकरीबन 90,000 के करीब करीब, मामूली सा फ़र्क है जो फिगर्स के राउंड ऑफ होने की वजह से आ जाता है। तो ये काम ठीक हो चुका है। बाद में जब हम ये कॉलम डिलीट कर देंगे छठा कॉल एयर 6 वाला, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ कॉपी कर चुके हैं। यहाँ हमें एक फॉर्मूला कॉपी करना है डबल डिक्लाइन बैलेंस। तो यहाँ हस्ब मामूल क्लिक से काम नहीं होगा, डबल क्लिक से हम एडिट मोड में पहुँचेंगे। और एडिट मोड में जाने के बाद अब यहाँ इक्वल टू से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद डी लिखा और एक दफ़ा और डी लिखा। एक ही फंक्शन है जिसमें 2 दफ़ा डी आता हो स्टार्ट में। डीडीपी पे डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमें देखना है कॉस्ट, तो यहाँ कॉस्ट पे क्लिक किया, हस्ब मामूल इसको एब्सोल्यूट बना लिया। इसी तरीके से अगली दफ़ा कॉमा डालने के बाद हमने सैल्वेज पे क्लिक किया, F4 दबा के इसे भी एब्सोल्यूट कर दिया, फिर कॉमा और उसके बाद 5 पे क्लिक करके इसे भी एब्सोल्यूट कर दिया F4 की मदद से। फिर उसके बाद कॉमा लगा के हमने पहला पीरियड ये है B11, इसे एब्सोल्यूट नहीं करना क्योंकि इसके आगे सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं जो हर कॉलम में अलग अलग आएंगी, तो इसे रिलेटिव ही रखना है। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। इस दफ़ा आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं और एंटर की से भी एंटर कर सकते हैं। मैं एंटर की से इसे एंटर करता हूँ। फॉर्मेट इसका भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट चेंज करने का एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि जिस जगह सही फॉर्मेट है उस जगह आपने सेल को रखा और उसके बाद यहाँ ये फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर पे एक दफ़ा क्लिक किया तो जिस सेल के गिर्द मार्चिंग एंड्स नज़र आ रही हैं उसका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। जहाँ ये देखिए एक पेन ब्रश सा मौजूद है, जिस जगह भी इसको क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, बल्कि आगे का सोचते हुए मैं ये 2 जगहों पे फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब यहाँ अगली दफ़ा वैल्यू होगी तो हम देखेंगे कि वो किस तरह आती है। इसके बाद अब मुझे सम ऑफ एयर्स टू डिजिट का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन पहले मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर लूँ। तो चूंकि यहाँ भी आप देखेंगे कि एयर 6 में ये एरर दे रहा है और इस सब को जब हमने सेलेक्ट किया एक साथ तो आपको सम यहाँ पे एग्जैक्ट 90,000 मिल रहा है। स्टेटस बार में 90,000 हमें नज़र आ रहा है। तो ये भी काम ठीक हो गया है। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए कि डबल डिक्लाइन बैलेंस में पहले साल की डेप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा है अब तक जितने भी ऑप्शन हमने यूज़ किए थे, और आखिरी साल की डेप्रिसिएशन सबसे कम है जितने भी मेथड हमने अब तक यूज़ किए हैं। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन रखनी है तो हर साल बराबर बराबर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर हमने डिक्लाइन बैलेंस यूज़ किया तो शुरू के सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी जिसकी वजह से टैक्स में ज़्यादा बचत होगी, और डबल डिक्लाइन करने की वजह से सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन और ज़्यादा तेज़ डेप्रिसिएशन हो जाएगी। और फिर उसके बाद डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड के बाद SYD है, और SYD के लिए SYD सम ऑफ एयर्स टू डिजिट मेथड कहलाता है। डबल क्लिक किया, इक्वल टू दबाया, SYD आ गया, डबल क्लिक किया इसके ऊपर और वही हस्बे मामूल क्लिक F4 कॉमा, क्लिक F4 कॉमा, क्लिक F4 कॉमा, क्लिक बट नो F4, ब्रैकेट क्लोज और एंटर मैं इस तरह से करूँगा। और अब इसको मैं आगे ड्रैग करता हूँ तो आपने देखा SYD भी पूरा हो गया। और यहाँ हमें ये पता चल गया कि ये सिर्फ एक फार्मूला ऐसा था जिसमें पीरियड का कोई इस्तेमाल नहीं था। वो सिर्फ मिस्टेक करता है कि छठे साल की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देता है। बाकी 3 फार्मूले जिसमें
हमने पीरियड को शामिल किया था, वो ये गलती नहीं करते। अब मैं कॉलम जी को मिटा देता हूँ। कॉलम जी पे क्लिक किया। शॉर्टकट आप पढ़ चुके हैं, कंट्रोल माइनस दबाने से सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो जाता है, और इसके डिलीट होने से आप देखेंगे कि ये आगे जो फॉर्मूला में प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, और सब जगह 90,000 आपको नज़र आने लगेगा। सिर्फ एक डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में 3 रुपए कम आ रहे हैं, वो राउंड ऑफ होने की वजह से हुआ था। तो इस तरीके से हमने ये सारा काम यहाँ कर लिया है, और अब हमें जो है इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए कई काम हमें करने पड़ेंगे, एक नज़र हम उस फाइल को भी देख लें। लेकिन फॉर्मेटिंग के साथ साथ यहाँ जो काम हमें और करने हैं वो ये हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ डेवलप करने हैं। जो ग्राफ हमें डेवलप करने हैं उनका तरीका देख लीजिए। मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का ग्राफ डेवलप करूँगा। तो क्या स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी? नहीं, इस तरह से कैलकुलेट नहीं होगी, बल्कि ये ऊपर पहले साल दूसरे साल ये फिगर भी आनी चाहिए। तो क्या मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूँ इनको, या ये 90,000 भी? याद रखिए, ग्राफ में टोटल्स को कभी शामिल नहीं किया जाता। अब भी सिलेक्शन सही नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ये असल में सीरीज़ कहलाती है, तो ये सीरीज़ की हेडिंग हमें नहीं मिलेगी। अब इस सीरीज़ की हेडिंग को लाने के लिए हमें इस ब्लैंक सेल को भी अगर सेलेक्ट करना पड़ेगा तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्शन आपने देखा। इसका ग्राफ हमें डेवलप करना है, तो इंसर्ट में जाके और यहाँ से हमने रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक किया। जो चार्ट हमें चाहिए वो रेकमेंडेड में नहीं आ रहा है, ऑल चार्ट्स में जाइए और लाइन चार्ट देखिए। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें इसलिए नज़र आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि ये 18,000 रुपीज़ पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तमाम सालों में यही वैल्यूज़ मौजूद थी। अब इस ग्राफ को हम अगर इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहें तो ये ऑप्शन ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमें उस सूरत में नज़र आएंगे जब ग्राफ यहाँ सिलेक्टेड होगा। देखिए, मैं कहीं ग्राफ के बाहर क्लिक कर रहा हूँ। अब एक्टिव सेल हमारा ये G3 है, यहाँ नज़र आ रहा है हमें, और ग्राफ सिलेक्टेड नहीं है। नतीजा ये है कि ऊपर से ग्राफ की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन भी गायब हो गए हैं। लेकिन जैसे ही मैं ग्राफ के ऊपर क्लिक करूँगा, हमें या ये ग्राफ मैंने सेलेक्ट किया तो हमें चार्ट डिज़ाइन के नाम से ये मेन्यू दोबारा मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप इनमें से जो फॉर्मेट भी यूज़ करना चाहें, मसलन ये ब्लैक कलर आप यूज़ करना चाहें इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहें ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ अगर मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ करूँगा तो इसमें मुझे ये तो पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें सारी वैल्यूज़ हमें मिलती चली जा रही हैं। इस चार्ट को ज़रा थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं और एक तरफ कर देते हैं इसको, ताकि हम अपने दूसरे चार्ट पे काम कर सकें। एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि ये चार्ट बनाने के लिए एक्सेल ने इन सेल्स को यूज़ किया। अब अगर हमें दूसरा डिक्लाइन बैलेंस का चार्ट बनाना है तो डिक्लाइन बैलेंस तो इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा? तो ये सिलेक्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, वरना ग्राफ में बनेगा ही नहीं। एक्स एक्सिस ही नहीं होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो हम फिर इस खाली सेल से शुरू करेंगे और ये सेलेक्ट कर लेंगे। क्या ऐसे बनाएंगे? ऐसे अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसमें स्ट्रेट लाइन और डिक्लाइन बैलेंस दोनों आ जाएगा। लिहाजा हमने ये सिर्फ एक्स एक्सिस को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की को दबा के रखा जो डिस्क्रीट सिलेक्शन के लिए होती है, आपको बताया जा चुका है, और बीच में स्ट्रेट लाइन को छोड़ते हुए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डिक्लाइन बैलेंस को। यहाँ तक नहीं, टोटल कभी ग्राफ में शामिल नहीं होता है। तो अब यहाँ ग्राफ बन सकता है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है? वही कमांड इंसर्ट में जाना है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, आप इस वक्त रेकमेंडेड चार्ट्स में चले जाएं। इस दफ़ा रेकमेंडेड चार्ट्स में ये लाइन ग्राफ भी मौजूद है, यहाँ से भी ले सकते हैं, या ऑल चार्ट्स में जाके जैसे पिछली दफ़ा हमने लाइन ग्राफ लिया था
इसको हम सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। ये ग्राफ भी हमारा बन गया है। लेकिन इस ग्राफ में आपको एक मसला होगा। देखिए इस ग्राफ में तो ये था कि 18,000 पे वो सारी वैल्यूज़ थी, यहाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हैं। 1 पे ये 35 और 40 के दरमियान कुछ है। असल में तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है 36,900 है, लेकिन हमें ग्राफ में भी वो वैल्यूज़ चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि चार्ट डिज़ाइन में जाएं। सबसे पहला ऑप्शन होता है ऐड चार्ट्स का, इस पर क्लिक करें और यहाँ ऊपर से चौथा ऑप्शन डाटा लेबल्स का है, उस पर जाइए और यहाँ मोर डाटा लेबल्स पे चले जाइए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, आपने यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट करना है सिर्फ। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं और ये वैल्यूज़ आप देखें कि ये 3 का पॉइंट तकरीबन यहाँ बन रहा था, उसके राइट हैंड साइड पे आ रही हैं। तो इस तरह से ये काम हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसके लिए ग्राफ की जो टाइप यूज़ करना चाहें, मसलन ये टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको बिल्कुल सही सही फिगर भी पता चल रही है, ग्राफ का पैटर्न भी पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो गायब हो चुकी है। उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो वैल्यू वाई एक्सिस में देखनी होती थी वो वहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है। तो ठीक है, ये अच्छा ग्राफ है। इसको भी थोड़ा सा छोटा करें और ये देखिए मैंने ग्राफ के अंदर ड्रैग कर दिया है, तो ये इसने अपनी पोजीशन ख़राब कर ली है। मैं कंट्रोल जी दबा के अंडू कर रहा हूँ। ग्राफ के अंदर जो प्लॉट एरिया होता है उस पर क्लिक ना करें, बल्कि बाउंड्री पे क्लिक करके इसको ड्रैग करें। आखिर में हम इन ग्राफ्स के साइज़ वगैरह सब एक जैसे कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम अंदाजे से इसको कम ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन ये काम बहुत एक्यूरेटली किया जा सकता है। इसके बाद अब हमें दो ग्राफ और डेवलप करने हैं। मिसाल के तौर पे डबल डिक्लाइन बैलेंस और सम ऑफ एयर्स टू डीजेट मेथड। तो डबल डिक्लाइन बैलेंस के लिए फिर वही कि ये सारे एयर्स वगैरह हमने सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद डबल डिक्लाइन बैलेंस पे इसको सेलेक्ट कर लिया। और इस दफ़ा हम ग्राफ में जाने के लिए इंसर्ट और रेकमेंडेड चार्ट के बजाय अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है। ये इसकी मदद से लाइन ग्राफ जो है वो डेवलप किया जा सकता है और बाद में इसका फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहें। अब ये फॉर्मेट हमने ले लिया, इसमें हमें वाई एक्सिस नज़र आ रही है, लेकिन पॉइंट्स पे नज़र नहीं आ रहा कि क्या डाटा है। ये पॉइंट्स पे डाटा लाने के लिए वही तरकीब है कि आप चार्ट्स में जाइए और चार्ट्स में जाने के बाद यहाँ से डाटा लेबल्स और मोर डाटा लेबल्स में जाके आप वो डाटा लेबल्स ले सकते हैं। यहाँ से देखें तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। राइट, ये चार्ट का ऑप्शन है, लेबल्स यहाँ से मिलते हैं आपको। और लेबल ऑप्शंस में आप देखें तो ये वैल्यू सेलेक्ट हुई हुई है। लेकिन अगर नोट करें तो ये सारी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे आ रही हैं। ये पॉइंट है, इधर वैल्यू आ रही है। आप चाहते हैं कि नहीं पॉइंट के ऊपर वैल्यू आए, तो उसके लिए फिर चार्ट एलिमेंट्स में जाइए और डाटा लेबल्स में जाइए। यहाँ पे इस वक्त राइट था, राइट की जगह अबव कर लें तो हर पॉइंट के ऊपर वो वैल्यू आ जाएगी। ये सही फॉर्मेट है। इसमें एक्स वाई एक्सिस भी नज़र आ रही है और एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर उनकी वैल्यू भी नज़र आ रही है। इस ग्राफ को भी ज़रा साइज़ रिड्यूस करते हैं और फ़िलहाल इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं किसी जगह, बाद में इसे नीचे शिफ्ट कर देंगे। लास्ट ग्राफ तेज़ी के साथ हम बनाते हैं। अच्छा, अगर हम सिलेक्शन यहाँ से करने के बजाय इस तरह सिलेक्शन करें तो हम देख लेते हैं कि क्या इस तरह काम हो जाएगा। कंट्रोल के साथ मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये वाला ब्लैंक सेल इस दफ़ा सेलेक्ट नहीं किया है। इंसर्ट में जाते हैं और इसके बाद फिर वही रेकमेंडेड चार्ट्स में चले जाते हैं। तो यहाँ रेकमेंडेड चार्ट्स में तो कोई रेकमेंड नहीं हो रहा है। ऑल चार्ट्स में जाके आप लाइन टाइप लें तो ये आपने देखा लाइन कैसी अजीबोगरीब आ गई। तो इसको कैंसिल करें और इस दफ़ा जो सिलेक्शन करनी है तो वो ब्लैंक पोर्शन को भी हमने सेलेक्ट किया है। कंट्रोल के साथ सम ऑफ एयर्स टू डीजेट सेलेक्ट किया और इस दफ़ा जब हम रेकमेंडेड चार्ट में जाते हैं तो बहुत सारे रेकमेंडेड चार्ट आ रहे हैं
और यहाँ इस दफ़ा कर्व लाइन के बजाय फिर एक स्ट्रेट लाइन सी नज़र आ रही है जो नीचे की तरफ जा रही है। गलत टाइप मैंने चूज़ कर ली है। अब हमें टाइप चेंज करना भी आना चाहिए। तो ये चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन हमें यहाँ से मिलेगा और यहाँ से हम फिर दोबारा से लाइन में जाके इस चार्ट को ले लेंगे। ये एक्सपोनेंशियल या कर्व्ड लाइन नहीं है। वजह उसकी बहुत सिंपल है कि यहाँ जो डिफरेंस है हर साल 30 से कम होकर 24 और 24 से कम होकर 18,000 पे ये आ रहा है। तो ये कांस्टेंट होने की वजह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। इसके लिए भी हम जो ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं वो यही ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो ग्राफ हमारे बन गए हैं, इनकी प्लेसमेंट बाकी है। लेकिन इन ग्राफ को सबको एक साइज पे लाने के लिए आप चार्ट फॉर्मेट से मदद ले सकते हैं। मसलन मैंने एक ग्राफ सेलेक्ट किया, कंट्रोल की दबा के दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ग्राफ सेलेक्ट कर लिए। और फिर इसके बाद मैं शेप फॉर्मेट पे जाता हूँ और हाइट और विड्थ का जो ऑप्शन है, तो मैं अंदाजे से इनकी हाइट जो है वो 2.5 ये इंचेस में है और यहाँ 2.9 इंचेस में एंटर करता हूँ। तो ये ग्राफ जो है इन सब का साइज यकसा हो जाना चाहिए। इनको सेट करने से पहले चलें हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर टाइटल से शुरू करते हैं। टाइटल को सेलेक्ट किया ये आखिर तक और फिर इसके बाद इसे मर्ज एंड सेंटर कर दिया। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल थी। वो जो फाइल हमारे पास मौजूद है, अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन के बाद कोई खाली लाइन नहीं है, कॉस्ट, सैल्वेज और लाइफ लिखी हुई है। और कॉस्ट, सैल्वेज और लाइफ लिखी होने का मतलब लाइन 3 और 4 दोनों को मैंने सेलेक्ट किया ड्रैग करके और कंट्रोल माइनस के ज़रिए से इन्हें रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे ये सारे फिगर्स हमारे पास लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि रिक्वायरमेंट थी कि हेडिंग आपकी बड़ी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। हेडिंग को बड़ा करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट करनी है और उसके बाद इंक्रीज फ़ॉन्ट का ऑप्शन यूज़ करना है। एक मुनासिब साइज़ पे आने के बाद आप यहाँ इसकी शेडिंग कर लीजिए कोई। अच्छा, ये शेडिंग और फॉन्ट कलर ये आप अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जैसा यहाँ दिया हुआ है हमारी फ़ाइल में एग्जैक्ट वैसा ही यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद देखें अगली फॉर्मेटिंग में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो अगली फॉर्मेटिंग में हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ये वाला जो पोर्शन है खाली, इसको हमने एक सेल बना के और इसमें ग्रे शेडिंग कर दी है। तो ये काम हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चलें हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर अगर देना चाहें तो ये जो डाटा है पहले इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। और इसको बॉर्डर देने के लिए हमारे पास जो तरीका मौजूद है कि ये सारा डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। अब इसे बॉर्डर्स देने हैं। तो बॉर्डर के लिए ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये बॉर्डर पे हमने क्लिक किया तो सबसे लास्ट में मोर बॉर्डर्स का ऑप्शन है। मोर बॉर्डर्स पे क्लिक किया, उसके बाद हमें कलर चूज़ करना है। अगर हमें ब्लू कलर में चाहिए, डार्क ब्लू कलर में चाहिए, तो ये हमने डार्क ब्लू ले लिया। उसके बाद हमने ये डबल लाइन ली और आउटलाइन डबल लाइन से बना दी। इसी तरीके से यहाँ सिंगल लाइन सेलेक्ट की और इनसाइड इससे बना दी। तो अब हमारे सारे जो बॉर्डर्स वगैरह थे आपने देखा कि वो इसी पैटर्न के ऊपर बन गए हैं। डीसेलेक्ट करूँगा तो ये डबल लाइन भी नज़र आएगी। अब यहाँ ये वाला पोर्शन, अच्छा ये भी एक लाइन 6 भी बीच में इजाफी है, इस लाइन को भी सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस के ज़रिए से डिलीट कर दिया। और ये वाला पोर्शन अब सेलेक्ट किया
इसकी शेडिंग हमें करनी है, तो यहाँ से कोई शेड ले लिया, शायद ग्रे सा कोई शेड था, तो इसको ग्रे शेड में ले आए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे बॉर्डर बीच में नज़र आ रहे हैं, जो कि ओरिजिनल फाइल में ऐसे नहीं है। ये पोर्शन सिर्फ ग्रे में नज़र आ रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या यहाँ से बॉर्डर ख़त्म किए जाए? नहीं, इसका आसान तरीका ये है कि आप मर्ज एंड सेंटर कर लें। ये सारे सेल मिलके एक सेल बन जाएंगे। जब एक सेल होगा तो दरमियान में जितने भी सेल्स के बॉर्डर नज़र आ रहे थे वो गायब हो जाएंगे। इसी तरीके से अगली फॉर्मेटिंग को देखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि ये कॉस्ट, सैल्वेज, लाइफ, इसकी और इन सब चीज़ों की जो फॉन्ट कलर है वो फॉन्ट कलर ब्लू का कोई शेड नज़र आ रहा है। ये तीनों चीज़ें और ऊपर का डाटा भी ये इस कलर में है। अच्छा, ये पीरियड, एयर और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ब्लू शेडिंग में नज़र आ रही हैं। तो चलें, इनकी भी शेडिंग हम सबसे पहले ब्लू कर देते हैं। तो चलिए, ये कॉस्ट, सैल्वेज और लाइफ और ये भी डाटा भी इनका, ये सब हमने कर दिया बोल्ड में। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो नंबर्स थे, इन नंबर्स को हम कॉमा फॉर्मेट में लेकर आ जाएंगे, डेसिमल रिड्यूस कर देंगे इनके। तो ये अब ठीक है। अच्छा, कलर हमें इन सेल्स का तब्दील करना था। इन्हें वही ऊपर जो ब्लू वाला शेड था उसी शेड में लाना था। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और अब देख लेते हैं ये शेड था या ये शेड था। ये था शायद। बहरहाल ये शेडिंग मुख्तलिफ भी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो काफ़ी काम हमारा हो चुका है और अब हमें ऑल्टरनेट लाइंस हैं जिनको कलर देना है। तो ऑल्टरनेट लाइंस को कलर देने के लिए ये लाइन सेलेक्ट की, रो हमने जितना डाटा था, और लास्ट रो को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की के ज़रिए से। इसे डिस्क्रीट सिलेक्शन कहा जाता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और फिर इसमें आपने यही, इस दफ़ा हमें कलर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हमने लास्ट कलर ये लिया था। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। डीसेलेक्ट करके देखें, ये अप्लाई हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही मसला है। तो इन तीनों को भी हमने मर्ज कर दिया सेल्स को, और यहाँ पे लिख दिया टोटल। टोटल लिख के जब मैंने एंटर किया तो ये टोटल जो है वो निचले हिस्से में आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी शीट की तरह ये दरमियान में टोटल आए, तो इसे भी अलाइन करना है। देखिए, एक बात तो ये याद रखिए कि एक अलाइनमेंट जो है वो यहाँ से होती है, ये राइट, लेफ्ट और सेंटर है। लेकिन एक अलाइनमेंट टॉप, बॉटम और मिडिल की भी होती है। तो हमने ये वाला मिडिल वाला ऑप्शन यूज़ किया, तो मिडिल से भी ये दरमियान में आ गई है और सेंटर से भी ये दरमियान में आ गई है। हम पहले से कर लें कि इन सब चीज़ों में अगर आप नोट करें, फॉर्मेट की फ़ाइल को देखें, तो फॉर्मेट की फ़ाइल में देखें कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आउटलाइन इसमें डबल नज़र आ रही है। इतने में मेरा ख्याल है आ जाएगा। अगर ज़्यादा हुआ ये तो फिर हम बाद में इसको ठीक करेंगे। और बॉर्डर में जाके इस दफ़ा सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर लेने से काम चल जाएगा। डबल लाइन सेलेक्ट की और आउटलाइन सेलेक्ट कर ली, तो ये सारे, ये पहले से यहाँ पे हमने बॉर्डर इसका डाल दिया है। अब इसके अंदर हम इनकी प्लेसमेंट करते हैं, और इनकी प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन वाले ग्राफ को यहाँ ला के प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसे सेव भी करना होगा, और सेव करने के लिए आपको सेव पे क्लिक करना है, क्योंकि नाम हम इसका पहले ही दे चुके हैं। इस फाइल का नाम A2 राफे 786-0034, ये इस नाम से सेव हो चुकी है फाइल। दोबारा अपने LMS पे वापस आइए। LMS पे वापस आके आपको इस फाइल को अपलोड करना है। असाइनमेंट 2.1 पे मैंने क्लिक किया, ऐड सबमिशन पे क्लिक किया। ऐड सबमिशन के बाद मैंने यहाँ फाइल का, ये फोल्डर अपलोड के लिए है, ये फाइल अपलोड के लिए है, इस पे क्लिक किया।
अपलोड फाइल पे क्लिक किया, चूज़ फाइल पे क्लिक किया। उसके बाद अब फोल्डर, तो डॉक्यूमेंट्स में राफे के नाम से वो फोल्डर बनाया गया था और ये है वो फोल्डर। इस फोल्डर पे डबल क्लिक किया। कौन सी फाइल अपलोड करनी है, ये वाली? नहीं, ये तो मैंने खुद आप लोगों को प्रोवाइड की थी। आपको ये फाइल जो आपने बनाई थी इसे अपलोड करना है, लेकिन इससे पहले पहले फाइनल वहाँ एक्सेल में सेव करना ज़रूरी था। अब इसको अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे ये ओपन किया। ओपन करने से वो फाइल यहाँ आ गई है। अपलोड दिस फाइल, अपलोड कर दिया। ये फाइल मेरे पास अपलोड हो गई? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी एक दफ़ा सेव चेंजेस करना होगा। क्या ये फाइल मेरे पास अपलोड हो गई है? नहीं, अभी अपलोड नहीं हुई है। आपको सबमिट असाइनमेंट का बटन दबाना पड़ेगा। क्या अब ये फाइल मेरे पास आ गई है? नहीं, अब तक नहीं आई है। आपको कंटिन्यू का बटन दबाना पड़ेगा। और अब आपके पास ये डाटा आ चुका है कि दिस इज अटेम्प्ट 1, 2 अटेम्प्ट्स अलाउड थी। 2 में से एक अटेम्प्ट आपने कर ली है और ये फाइल अब अपलोड होके मुझ तक आ चुकी है। अब मैं इस फाइल की ग्रेडिंग करूंगा और उसके बाद जो आपने नंबर हासिल किए हैं वो आपको मिल जाएंगे।